मैनेज किया। उन बच्चों की मेहनत और उन बच्चों की हिम्मत की मैं दाद दूंगा, क्योंकि जब उन्होंने पहली बार मुझसे बात की तो मैंने उनसे कहा कि मैं 12 से 14 तारीख को भारत में नहीं हूँ। मैं मिशिगन यूनिवर्सिटी और येल यूनिवर्सिटी के बुलावे पर अमेरिका गया हुआ था कुछ दिनों के लिए, और मुझे 15 की रात को यहाँ आना था। लेकिन वो बच्चे मुझसे मिलने आए, आधा एक घंटा उन्होंने अपने मार्केटिंग और उससे सारा ज्ञान मेरे ऊपर इस तरह से प्रयोग किया कि मुझे अंत में हार के कहना पड़ा कि ठीक है, मैं टिकट कैंसिल करवाता हूँ, जल्दी वापस आता हूँ और आपके सेशन में ज़रूर आऊँगा। तो जब उन बच्चों से मेरी बात हुई कि वो मुझसे क्या सुनना चाहते हैं, तो उनका भाव था कि बस आप आ जाइए। तो मैंने कहा फिर भी आप मुझसे क्या चाहते हैं, मैं क्या बोलूं? बोले आप जो टॉपिक चाहें बोल दीजिए। तो मैंने एक टॉपिक उनको भेजा कुछ, तो फिर उन्होंने 5 भेजे, जिसका भाव ये था कि आप जो बोलना चाह रहे हैं वो तो ठीक नहीं है, इनमें से कोई देख लीजिए। वो बड़े अच्छे टॉपिक्स थे और 5 टॉपिक्स बड़े अच्छे थे, जिसमें से एक था पर्पस ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप, एक था रोल ऑफ एथिक्स इन बिजनेस, एक था रोल ऑफ फिलॉसफी इन बिजनेस, एक था स्टोइसिज्म, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोइसिज्म इन बिजनेस। ऐसे करते करते कुछ चीज़ें बताई और बताया कि क्योंकि ये बिजनेस कॉन्क्लेव है तो हम ये ज़रूर चाहेंगे कि थोड़ा सा पर्सपेक्टिव इकोनॉमिक्स पर, बिजनेस पर, इन चीज़ों पर आपका रहे। तो वो टॉपिक्स इतने प्यारे थे और एक डाइवर्सिटी इंक्लूजन पर था। और आज 14 अप्रैल का दिन डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन भी है, तो डाइवर्सिटी इंक्लूजन की बात आज के दिन करना तो वैसे ही बड़ा मानीखेज है, मीनिंगफुल है। लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा था कि जब हम फेस्टिवल के मूड में होते हैं, जैसे अभी आप लोग हैं, बिजनेस कॉन्क्लेव है, सुबह से आप कई स्पीकर से सुन रहे हैं, और अभी आखिरी सेशन में ये भी होता है कि छूटे तो भागें, छुट्टी का टाइम होने वाला है। स्कूल में जैसे होता था ना कि जैसी टन 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 बजता था वैसे ही लोग बैग उठा के भागते थे। आपने बैग अपने पैक कर लिए होंगे, उसमें बुक्स और बोतल पैक कर ली होगी, तो अब आप इस मूड में होंगे कि जल्दी ख़त्म हो तो मामला निपटे। आप लोग श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ते हैं, तो मेरे ख्याल से आपके सामने, क्योंकि देश का सबसे अच्छा कॉलेज कॉमर्स का माना ही जाता है, और माना ही किया जाता है ही, ऐसे थोड़ा माना जाता होगा। मतलब मेरी समझ ये है कि कोई ब्रांडिंग ऐसे ही नहीं हो जाती है। अगर किसी कॉलेज या किसी व्यक्ति की साख है तो वो साख न तो रातों रात बनती है, न हवा में बनती है, और अगर वो लॉन्ग सस्टेन्ड क्रेडिबिलिटी है तो उसका मतलब है कि उसमें कुछ तो बात होगी ही, तभी उसकी क्रेडिबिलिटी उस तरह की है। तो मैं जब देखता हूँ आजकल के बच्चों को, नई पीढ़ी को, और मैं उनके जब डायलेमास को समझने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने पाया कि उनके सामने सबसे बड़ा डायलेमा ये होता है, स्पेशली उनके दिमाग में जो कॉमर्स या मैनेजमेंट की दुनिया से हैं, जैसे कि आप हैं, कि हम बड़े होने के बाद क्या करें। नौकरी करें में फिर बहुत सारे ऑप्शंस, प्राइवेट सेक्टर में जाएं, किसी स्टार्टअप में नौकरी कर लें, सिविल सर्विसेज में जाएं, कोई और नौकरी कर लें, एकेडमिक्स में चले जाएं। एक तो ये सवाल, और दूसरा ये सवाल कि क्या हम अपना स्टार्टअप शुरू कर दें, कुछ अपना उद्यम शुरू कर दें। और मैं देख रहा हूँ कि आजकल की पीढ़ी को एक शब्द बड़ा अच्छा मिल गया, स्टार्टअप। हमारी पीढ़ी ने भी स्टार्टअप किए। मुझे 2 साल पहले ही पता लगा कि जो मैं कर रहा हूँ कई साल से वो स्टार्टअप ही होता है, वरना मैं 2 साल वरना तो मैं 3-4 साल से बड़ा परेशान था कि पूरा देश स्टार्टअप कर रहा है और हमने कभी किया ही नहीं। तो मुझे एक बार गूगल पे जाके सर्च करना पड़ा कि स्टार्टअप क्या होता है, व्हाट इज स्टार्टअप। तो पता लगा स्टार्टअप का मतलब अपना काम करना, इतना ही होता है। तो फिर मैं समझ गया कि अच्छा। तो मैंने 1-2 पढ़े लिखे लोगों से पूछा, तो जो मैं करता हूँ क्या वो स्टार्टअप हो सकता है? बोले हाँ, वो स्टार्टअप, आपको सक्सेसफुल स्टार्टअप है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने ये काम कर लिया, वरना दुविधा रहती कि सारी दुनिया कुछ कर रही है और हमारे वर्तमान सरकार उस पर इतना जोर दे रही है और हमने किया ही नहीं वो काम। आप लोग संयोग से हमारे पूरे भारतीय इतिहास के उस दौर में हैं। मैं इस पे आता हूं 2 मिनट के बाद, इस वाक्य को पूरा करूंगा, उससे पहले एक संकेत करता हूं। हर देश में जो इकोसिस्टम है उसमें सपने अलग अलग होते हैं, और ये आपके सपने दरअसल आपके सपने होते नहीं हैं। आपके सपने आपके समाज के सपने होते हैं जो उसने आपके मन में बैठा दिए हैं। ऐसा संयोग नहीं है कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनमें से बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के बच्चे आमतौर पर सिविल सेवक बनने के मूड से ही आते हैं,
और यदि मैं उनसे कहूँ कि कभी अपना स्टार्टअप सोच के देखो, तो उनके चेहरे पर ऐसा भाव आता है कि मैं क्या सोच रहा था और आप मुझे किस लायक समझ रहे हैं। क्योंकि उनको जो वैल्यू सिस्टम है जो सोसाइटी ने दिया है वो सिविल सर्वेंट बनने का ही है, उनके लिए उससे बड़ा कोई सपना है नहीं। लेकिन जब मैं गुजरात के लोगों से मिलता हूँ, विशेष रूप से मारवाड़ी या सिख समुदाय के लोगों से मिलता हूँ, तो उनसे नौकरी की बात कर रहा हूँ, हंसने लगते हैं कि नौकरी क्यों करेंगे, धंधो करेंगे, धंधो अपना काम करेंगे भाई, अपना ही उद्यम करेंगे। सारा खेल वैल्यू सिस्टम का है। हम उस समाज के लोग हैं जहां ज्यादा पैसा कमाने का सम्मान ज्यादा नहीं है। आप कितना ही पैसा कमा लें, लोग आपको सम्मान देंगे नहीं जब तक आप उससे बड़ा कुछ नहीं कर लेंगे। लेकिन कई देश ऐसे हैं, कई समाज ऐसे हैं जहां पर धनी होना, सफल उद्यमी होना अपने आप में एक सक्सेस की निशानी है। मैं एक एग्जाम्पल देके बात करता हूँ। मुझे एग्जाम्पल देने की बहुत बीमारी है, उसी से बात समझाना आसान भी लगता है मुझे। मैं अभी करीब 12-13 दिन अमेरिका में रहा। मैं 5 विश्वविद्यालयों में गया सिर्फ उनका सिस्टम समझने के लिए। उनमें से 2 में मुझे निमंत्रण था, 3 में मैं बिना बुलाए पहुंच गया कि मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे आप लोग काम करते हैं। तो वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स, कुछ प्रोफेसर से परिचय था, तो उनके साथ मैंने पूरा विश्वविद्यालय देखा, समझा, कुछ बच्चों से मिला, उनके सपने पूछे, उनके पढ़ने का तरीका पूछा, प्रोफेसर से पढ़ाने का तरीका पूछा। पर्पज़ ये था कि कल को अगर मैं कोई विश्वविद्यालय शुरू करूं, जो कि मेरा एक सपना है, तो मेरे पास एक टेम्पलेट हो या कई टेम्पलेट्स हों कि एक अच्छा विश्वविद्यालय कैसा होता है और बच्चों की पूरी ग्रूमिंग का तरीका क्या होना चाहिए। तो उन्होंने सब मुझे बताया। मैंने वहाँ जो बिजनेस पढ़ रहे थे, 1-2 बच्चे जिन्होंने बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा हुआ था मास्टर्स लेवल पर या ग्रेजुएशन लेवल पर, और मैं अच्छे यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, मैं यूटी ऑस्टिन की बात कर रहा हूँ, मैं मिशिगन यूनिवर्सिटी के रॉस स्कूल की बात कर रहा हूँ, मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, इनकी बात कर रहा हूँ जहाँ पर पढ़ना किसी के लिए बहुत बड़ा सपना हो सकता है। वहाँ जिन लोगों ने बिजनेस स्टडीज़ की पढ़ाई की, उनसे मैंने खूब बातें की, 1-1, 2-2 घंटे बात की, और अंत में एक कठोर सवाल पूछा। मैंने कहा 2 बातें बताना सीधे सीधे। एक तो ये कि यहाँ से पढ़ने के बाद क्या पैकेज मिलेगा तुम्हें। वो थोड़ा चौंक जाते थे कि कितना सीधा सवाल पूछ लिया। मैंने कहा इसीलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे पता तो हो कि यहाँ आप आए तो उसका फ़ायदा है कि नहीं है। तो उनमें से कुछ ने, मैं स्पेसिफिक नहीं होऊंगा क्योंकि उनकी प्राइवेसी का मामला भी है, 1-2 लोग जो मास्टर्स में काफ़ी अच्छे लेवल पर थे, पूरी स्कॉलरशिप पर गए हुए थे, उन्होंने बताया कि सर हमने जो यहाँ खर्च किया है, मतलब जो बिना फेलोशिप वाले लोग खर्च करते हैं, वो करीब भारतीय करेंसी में 1.5 से 2 करोड़ रुपए के बीच का खर्चा हो जाता है 2 साल की पढ़ाई करने का। स्कॉलरशिप है तो अलग बात है, नहीं तो इतना खर्चा हो जाता है। तो मैंने कहा उसके बाद होगा क्या। बोले सर हम जो डिग्री कर रहे हैं ना, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो जब हम उतरेंगे बाजार में तो हम मान के चलते हैं कि हमें 1-8 साल के अंदर अंदर 2 लाख USD का एनुअल पैकेज मिल जाएगा, जिसका मतलब वही 1.5 से 1.6 CR के आसपास का पैकेज मिल जाएगा। और हमारे खर्चे हैं, लोन है थोड़ा थोड़ा, वो सब हम 3 साल में चुका देंगे, क्योंकि खर्चा भी वहाँ ज़्यादा होता है, लेकिन हम साल में 60-70 लाख रुपए बचा लेंगे, 3 साल में सारा लोन चुका देंगे, तो 2 साल की पढ़ाई का बोझ 3 साल में उतरेगा। उसके बाद हम लगभग $2 लाख हर साल कमाएंगे और लगभग $1 लाख साल का बचा लेंगे, जो कि भारत के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा आय का मामला है। तो वैसे हम बहुत खुश यहाँ नहीं हैं क्योंकि सोशल लाइफ वैसी नहीं है हमारी, बट स्टिल फाइनेंशियली वी विल बी सो गुड दैट वी कैन बी हैप्पी ऑन दैट ग्राउंड। तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। मैंने कहा वाह क्या बात है, आप खूब सफल हों, अच्छे उद्यम करें, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर तो पता नहीं क्या होने वाला है। बाद में 2 लाख से बढ़ के 2.25 होगा, 2.5 होगा। मैंने कहा सीधे बताओ कि 20 साल बाद कितना होगा। काफ़ी सोच के बोले कि सर जो 2-3% लोग हैं सबसे शानदार, वो 20 साल बाद शायद $3 लाख के आसपास भी आ जाएंगे, 2.5 करोड़ कमा लेंगे। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा चलो भारत का हर बच्चा वहाँ जाके करोड़पति हो जाए, इससे बड़ी खुशी की क्या बात है। सारा मैं खर्च तो ना करेगा, यहाँ भी तो भेजेगा वापस करके, तो रेमिटेंसेस हमारे पास आएंगी, तो हम इस बात से खुश हो सकते हैं। फिर कल मैं न्यूयॉर्क में था, तो वहाँ से जब मैंने टैक्सी पकड़ी JF कैनेडी एयरपोर्ट के लिए, तो मेरी आदत है कि मैं जब टैक्सी में जाता हूँ तो जो टैक्सी ड्राइवर है उससे खूब गप्पे मारता हूँ, आधा 1 घंटा, वो पक जाता है मुझसे बात करते करते। तो मैंने उसको पकड़ लिया।
ये जो बच्चा था, अच्छा अमेरिका में टैक्सी चलाने वाला आपको अमेरिकन तो आमतौर पर नहीं मिलेगा, 10 में से 1 मिलेगा, बाकी 9 विदेशों के लोग मिलेंगे जो ग्रीन कार्ड पे हैं या वर्क वीज़ा पे हैं और अपनी रोजी रोटी वहाँ कमा रहे हैं। लेबनान के मिलेंगे, कुवैत के मिलेंगे, और जो मुझे कल मिला काजिकिस्तान का, हाँ काजिकिस्तान का मिला, ताजिकिस्तान का सॉरी मिला। प्यारा सा बच्चा था। मैंने उससे उसका नाम पूछा, अच्छा सा नाम था पर मुझे याद नहीं है क्योंकि नाम कुछ अलग किस्म का था। अगर आपको बहुत शौक है तो मैंने नाम नोट कर लिया था, मैं नोट कर लेता हूँ खटाक से, ताकि मैं बाद में केस स्टडी की तरह उसे कहीं कोट कर सकूं, क्योंकि मेरा काम ही ये है कोट करना जगह जगह जाके। तो मैंने देखिए, मैंने एक नोट बना रखा है, टेक अवेज ऑफ यूएसए ट्रिप 2023। उसमें जो आखिरी स्टडी है वो है टैक्सी टू JFK एयरपोर्ट। उसका नाम था गाई राटी, 23 साल का बच्चा था, ताजिकिस्तान से। मैंने उसको इंग्लिश नहीं आती थी, ताजिक भाषा आती थी जो मुझे नहीं आती थी, उसे हिंदी भी नहीं आती थी। अच्छा, ऐसे में क्या होता है कि इशारों की भाषा में काम चलता है फिर थोड़ी देर के बाद तो, और इशारों की भाषा यूनिवर्सल है। और अंग्रेजी इतनी उसको आ गई थी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं आता था ना, बाकी तो आता ही था, आई गो ताजिकिस्तान ईयर, तो इतना बात समझ में आ गया था कि साल में एक बार जाता है। तो इस तरह से सिंटेक्स के बिना जो भाषा काम करती है उस भाषा में काम चल रहा था। तो मैंने पहले उससे पूछा व्हाट्स योर नेम, उसने घूर के देखा, फिर मैं कहा नेम, वो समझ गया नेम पूछ रहा है, तो उससे बताया गाई राटी। फिर मैंने कहा एज, तो उसने कहा 23 ईयर्स। भारत में फूफा लोग इतना करने के बाद तो रिश्ता तय कर लेते हैं, तो उसके चेहरे पर भी ये भाव था कि क्या ये रिश्ता तय करने वाला है। तो मैंने उससे कहा नहीं मैं तो कुछ और पूछना चाह रहा हूँ। फिर मैंने कहा गाई राटी कब से हो अमेरिका में? उसने कहा 1 ईयर। तो मैंने कहा वीज़ा कैसे मिला? बोला ग्रीन कार्ड। तो मुझे ध्यान आया कि ग्रीन कार्ड के मामले में डाइवर्सिटी पॉलिसी काम करती है, हर देश से कुछ लोगों को मिलता है, तो उसमें उसको मिल गया होगा। तो मैंने बहुत सहानुभूति के भाव से पूछा, मैंने गाई राटी कितना कमा लेते हो यार? मुझे लगा बोलेगा बहुत कम कमाता हूँ, इस भाव से थोड़ी सी टिप मिल जाए अंत में, और मैं उसको बहुत खुश होकर $10 की टिप दूंगा और एहसान कर दूंगा अंत में, मुझे भी खुशी हो जाएगी। तो उसने कहा कि ऑलमोस्ट $400 to $500 एवरी डे। अच्छा, भारत का आदमी सीधे 80 से गुणा करता है वहां जाके, जो भी फिगर सुनता है खटाक से गुणा करता है। मैं घबरा गया, भाई ये तो बहुत ज्यादा कमा लेता है, इसका मतलब तो बहुत ही ज्यादा कमा लेता है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा हाउ मेनी डेज इन ए वीक यू वर्क, क्योंकि वहां सब 5 दिन काम करे, 2 दिन मस्ती करते हैं। बोला ऑल 7 days, क्योंकि मस्ती तो वहाँ के लोग करते हैं ना, बाहर से जाते हैं वो तो भविष्य में मस्ती करने के मूड में होते हैं, अभी मेहनत करते हैं। फिर वो समझ गया कि ये मेरी इनकम काउंट करना चाह रहा है, तो उसने खुद ही बोला ऑन एवरेज आई अर्न $12,000 to $14,000 पर मंथ। फिर मैंने 80 से गुणा कर दिया खटाक से, तो मैं समझ गया कि ये महीने के 10 से 12 लाख कमा लेता है। तो मैंने उससे फिर पूछा दिस इज योर रेवेन्यू और दिस इज योर सेविंग? भाई आप तो कॉमर्स के लोग जानते हैं, रेवेन्यू अलग है, सेविंग अलग है, नेट इनकम है कि ग्रॉस इनकम है, उसी में सारा खेल हो जाता है। और वैल्यूएशन की दुनिया इसी खेल पे चल रही है कि कुछ का कुछ बोल के वैल्यूएशन करवा लेना है। तो उसने कहा दिस इज माई सेविंग। अब मुझे घबराहट होने लगी, क्योंकि वो 10 से 12 लाख महीने का कमा रहा था, और उसको 12 से गुणा करूंगा तो 1,20,00,000 से 1,44,00,000 हो जाएगा साल का, जो कि 2 साल की MBA करने के बाद 3 साल लोन चुकाने के बाद भी लगभग उतना हो रहा था। तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, MBA वाले लोग है ना, आप लोग कॉमर्स की दुनिया में पढ़ रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, मैं तो केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया के रुझान क्या हैं। तो मैंने बड़ा हौसला मन में रख के सोचा कि कहीं तो MBA वालों को ऊपर उठाऊं। तो मैंने कहा लेकिन तुम्हारी इनकम आगे बढ़ेगी नहीं इससे ज़्यादा, यू हैव अ स्टेबल इनकम, बट इफ़ यू हैड बीन इन सर्विस यू वुड हैव ग्रोन फास्टर, यू वुड हैव गॉट इंक्रीमेंट्स एवरी ईयर। मतलब ये बात समझाने में 1 घंटा लग गया, तोड़ के सेंटेंस बोलने पड़ रहे थे। तो उसने कहा नो, आई एम बाइंग 2 more टैक्सीज। तो मैंने कहा भाई अभी सेल्फ ड्राइविंग कार की परमिशन तो मेरी नहीं है कि तुम 2 टैक्सी लेके चला दोगे बिना ड्राइवर के, कैसे कैसे होगा, तुम कितनी चला लोगे? पर नो, आई विल गेट 2 ड्राइवर्स फ्रॉम ताजिकिस्तान
and the per hour minimum wages is $10 to $12, तो मैं उनसे दिन में 10 घंटे काम करवाऊंगा, $120 उनको दूंगा, और मैं एक टैक्सी से 400-500 कमा लेता हूँ, 120 दे दूंगा, तो भी मेरे पास मतलब 350 की एवरेज एक कार से बचेगी। 2 से 700 सातों दिन चलाएंगे, तो मोटा मोटा मान के चलिए कि मामला बड़ा रिस्की हो जाएगा। तो फिर मैंने टिप दी नहीं उसको। मुझे चिंता थी कि जब मैं उतरूंगा कहीं वो मुझे टिप ना दे दे थोड़ी सी, कि भाई आपने इतना पूछा, थोड़ा आप चिंतित हो गए होंगे, अगर आपको टिप चाहिए हो तो आप ले सकते हैं। और मज़े की बात क्या बोला, साथ में पढ़ाई भी करता है वो, इस सब के साथ साथ वो ऑनलाइन या हाइब्रिड करके कुछ पढ़ाई भी करता है साथ साथ। तो मुझे लगा कि श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के लिए सही केस स्टडी मिल गई मुझे, क्योंकि यहाँ बिजनेस कॉन्क्लेव में तो ऐसी बात करनी चाहिए। तो मैं अपनी बात को केवल 10 मिनट में सार इस एनेक्डोट के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ। आप लोग अभी युवा हैं, जिंदा हैं और सपने देखते हैं। जिंदा होने का मतलब वो नहीं होता है ना, जिंदा होने का मतलब होता है जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है, ये मतलब होता है। जिंदा, एक बहुत प्रसिद्ध शेर है, उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग ऊर्जा से लबरेज युवा हैं और अभी आपकी सपने देखने की उम्र है। जिंदा तो बहुत लोग हैं, लेकिन कुछ लोग जिंदगी ढो रहे हैं, घिसट रहे हैं, और आप भरे हुए हैं ऊर्जा से। इस देश को नौकरी मांगने वालों से ज्यादा नौकरी देने वालों की जरूरत है, और हम अपने 5000 साल के इतिहास में पहली बार उस दौर में हैं जहां स्टार्टअप करने वालों को इज्जत मिल रही है, वरना यहाँ इज्जत नहीं होती है। अभी जो सरकारें हैं हमारे पास, सेंटर में भी, कुछ स्टेट्स में भी, और किसी मामले में आप उनसे सहमत हों, असहमत हों, समर्थन करें, विरोध करें, इस मामले में तो आपको मानना पड़ेगा कि उन्होंने पहली बार स्टार्टअप करने को इज्जत वाला काम बना दिया है। और यदि ऐसा बना ही दिया है, और फिर श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के ग्रेजुएट्स जिन लोगों ने बिजनेस को इतना ध्यान से समझा है, उसकी बारीकियां समझी हैं, वो उसके बिना अगर वो भी नौकरी ढूंढते रहेंगे तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो कुछ साल नौकरी करना ठीक है, लेकिन यदि मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप वैसे व्यक्ति हैं कि चुपचाप ज़िंदगी गुजार लेनी है तो ठीक है, कीजिए नौकरी। नौकरी करनी है, साथ में कुछ किताबें लिखनी है तो कीजिए नौकरी। पर यदि कुछ बड़ा सोचा है, अगर आप चाहते हैं कि आप इस देश और समाज को कुछ बड़ा योगदान दे सकें, तो सबसे अच्छा विकल्प है उद्यम। और उद्यम का मतलब केवल आर्थिक उद्यम नहीं होता है। उद्यम का मतलब है कि आप जोखिम लेने वाले व्यक्ति हैं, आप बहुत शांत व्यक्ति नहीं हैं। और जोखिम लेना कुदरत ने सिखाया, हमें प्रकृति ने सिखाया है। प्रकृति के विधान में सुरक्षा नहीं होती है, प्रकृति के विधान में जोखिम ही जोखिम है। वो तो हमने शहरों में, गांवों में सुरक्षा डेवलप कर ली है, और थोड़ी बहुत सुरक्षा ज़िंदगी में रहे तो अच्छा भी लगता है। लेकिन जंगल का नियम, प्रकृति का नियम सुरक्षा पर नहीं टिका है, वो खतरों पे टिका है, जोखिम पे टिका है। जो भी आप में से अपनी ज़िंदगी को शानदार बनाने के लिए जोखिम लेने को तैयार है, मेरी नज़र में वही एंटरप्रेन्योर है, वही उद्यमी है। और जोखिम केवल पैसे के लिए नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। जोखिम महात्मा गांधी ने भी लिया, अंबेडकर साहब ने भी लिया, दोनों शानदार वकील थे। डॉक्टर अंबेडकर, मैं परसों कोलंबिया विश्वविद्यालय में गया जहाँ से उन्होंने पीएचडी की, एक पीएचडी की, लंदन स्कूल से दूसरी 3 पीएचडी की उन्होंने। इन लोगों ने अपने अपने सफल करियर को दांव पर लगा के जोखिम लिया कि देश को एक अच्छा राजनीतिक और सामाजिक मंच मिल सके। ये सोशल एंटरप्राइज है, पॉलिटिकल एंटरप्राइज है। कबीरदास हों, गुरु नानक हों, या महात्मा बुद्ध हों, महावीर स्वामी हों, इन सब ने अपने अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाला। ये सब उद्यमी लोग हैं। कोई स्पिरिचुअल एंटरप्राइज करता है, कोई सोशल एंटरप्राइज करता है। आप बिजनेस एंटरप्राइज वाले लोग हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा
कि बिजनेस में पैसा कमाना ज़रूरी है, क्योंकि वही आपको ज़िंदा रखेगा, वही आपके उद्यम को चला पाएगा। लेकिन कोई भी उद्यम जो सिर्फ पैसा कमाता है वो समाज को फ़ायदा नहीं पहुंचाता है। और मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, आखिरी बात आपसे वही कह रहा हूँ कि अगर अपने जीवन को एक ठीक दिशा देनी है तो सिर्फ एक काम कीजिए। बहुत बुरा लगेगा, पर मुझे ये सलाह मेरे एक मित्र ने दी थी, मैं आपको दे देता हूँ। आज घर जाके अपनी ओबिचुअरी लिखिए। ओबिचुअरी का मतलब होता है किसी के मरने के बाद अखबार में जो छपता है उसके बारे में, कि दुख के साथ सूचित किया जाता है कि फला फला की मृत्यु इस तारीख को इस वजह से हो गई है। उसके बाद की 4 लाइनें आप अपने बारे में क्या चाहते हैं लिख लीजिए, उसे बनाइए विजन स्टेटमेंट। वो लाइनें कई तरह की हो सकती हैं। एक ये हो सकती है कि इस व्यक्ति ने जीवन में खूब पैसा कमाया, इसने गुटखा बनाने वाली कंपनी बनाई, इसने अरबों रुपए कमाए और इसकी वजह से कई लाख लोग कैंसर से मरे, और पैसा खूब कमाया। दूसरा ये हो सकता है कि ये व्यक्ति चाहता तो अरबों रुपए कमा सकता था, पर इसने लाखों ही कमाए और अपनी ऊर्जा उन चीज़ों में लगाई जो समाज को और बेहतर बना सकती है। ये चाहता तो डीजल की कार बना के खूब पैसा कमा सकता था, तेल के कुएं खोद के खूब पैसा कमा सकता था, पर इसने सोलर पैनल्स में अपनी ऊर्जा लगाई, क्योंकि उसे चिंता थी कि मेरे साथ साथ इस समाज का भी भला होना चाहिए। तो जो मैं कंक्लूडिंग रिमार्क के तौर पे कहना चाह रहा हूँ, आप लोग इस देश के भविष्य हैं, स्टार्टअप की दुनिया के भविष्य हैं। कुछ बड़ा कीजिए और ऐसा मत कीजिए जो केवल और केवल बिजनेस तक सीमित हो। जब बिजनेस और एथिक्स मिलते हैं तो जो सिनर्जी बनती है वो सिनर्जी किसी भी देश और समाज के लिए बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बुलाया। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर आप तो अपने बारे में बिल्कुल क्लियर हो, आपको क्या चाहिए क्या नहीं। जो हम 20s में लोग होते हैं ना, हमें इतना क्लैरिटी होती नहीं अपने बारे में, तो कॉन्फ्लिक्ट आता है। जैसे मैं ही सर, अभी मैं गवर्नमेंट जॉब की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि वो पेरेंट्स कहते हैं कि नॉर्थ में सर 9 आउट ऑफ 10 लोग गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं कि आसान होती है, और SSC वगैरह आपने सुना होगा सर, रिजल्ट भी बहुत लेट आता है। बट फिर मेरा इस साइकोलॉजी में इंटरेस्ट आ गया, मुझे योगा में भी इंटरेस्ट आ गया, तो फिर दिमाग में इतना कॉन्फ्लिक्ट आता है ना कि वो सेफ साइड तो पता है कि ये तो करके मिल जाएगा, यहाँ पे इतना कॉन्फ्लिक्ट आता है करते हुए कि ये करे वो करे, तो इतना क्लैरिटी आपको कैसे आ जाता है अपने बारे में? सो योर क्वेश्चन इज बेसिकली कि अगर जैसे आपके स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो आप अभी फिलहाल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो आई एम श्योर इंडिया में कितने लोग कर रहे होंगे? सर बहुत लोग, मतलब वैकेंसीज इतनी कम होती हैं, कर रहे होंगे, राइट? हाँ, और वैकेंसीज लिमिटेड है सर, बहुत लिमिटेड है, और प्रोसेस बहुत लंबा होता है। लोग बहुत फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। जो लोगों का प्राइम यूथ टाइम होता है ना, वो पढ़ते हुए ही निकल जाता है सर। चलो, मैं औरों का तो नहीं कह सकता कि वो लोग क्यों कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, बट आप क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या रीजन है? सर घर में 3-4 लोग उसी जॉब में थे, तो वो जैसे कहते हैं ना साइकोलॉजी में क्लासिकल कंडीशनिंग हो गई कि यही अच्छा ऑप्शन है, तो अब खुद को भी लगता है यही अच्छा ऑप्शन है, इजी है ज़्यादा, मतलब कहते हैं प्राइवेट के धक्के मत खाओ, और मतलब ज़्यादा प्रेशर होता है, ये सारी चीज़ें, तो वो माइंड में कंडीशनिंग तो वही लगता है, अब खुद को भी लगता है कि यही अच्छा ऑप्शन है। अब ये जो आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं वहाँ से और क्लैरिटी आ रही होगी कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सर हाँ, मैं इतना समझ पाती हूँ कि मेरी कंडीशनिंग हुई है। बेसिकली आपने अपने घर में ये सुना होगा बचपन से ही, या देखा भी होगा कि जब भी कोई बात होती है जॉब की, तो वो अपनी तारीफ करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तारीफ करते हैं, और प्राइवेट जॉब की बुराई करते हैं। या ये कह लो किसी की फैमिली में कोई प्राइवेट जॉब में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो गई तो बोलते देखो उसका ये हाल हो गया, और हम कितने सेफ हैं, हम कितने सिक्योर हैं, और अगर कोई अच्छा कर रहा है तो कह रहे वो तो एक्सेप्शन, राइट? एग्जैक्टली। अगर कोई अच्छा कर जाए प्राइवेट जॉब में तो वो तो एक्सेप्शन है। ऐसे कितने होते हैं, हजारों में कोई एक आध होता है। वो तो बहुत इंटेलिजेंट होगा, तो वो बहुत इंटेलिजेंट होगा, या उसमें ऐसा कुछ होगा, या उसका लक है कि किसी वजह से उसका हो गया। बट बेसिकली हम क्या करते हैं, हम अपने आप को किसी भी तरीके से जस्टिफाई करते चले जाते हैं, मतलब कि
सिर्फ उन्हीं के माइंड में ये कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग नहीं है, ये आपके माइंड में भी कहीं ना कहीं बैठ गया है। इसी को कंडीशनिंग हाँ, बोलते रह हैं गया। कि ये सही है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा टेंशन नहीं है, कोई सरदर्दी नहीं है, सिक्योरिटी है पूरी। सिक्योरिटी, हाँ। क्योंकि मैं पूरी तरह से इस थॉट प्रोसेस को गलत भी नहीं कह सकता, बिकॉज अगर अभी हम इंडिया की हिस्ट्री को बारीकी से देखें तो हमको समझ आएगा अभी कुछ ही साल पीछे, मतलब मे बी 40-50 साल पीछे लोगों ने एक्चुअल में भुखमरी देखी है इंडिया में। हाँ। और तब उन्होंने ये रियलाइज किया है कि जिसके पास में एक सेफ और सिक्योर जॉब थी, यानी कि गवर्नमेंट जॉब थी, वो तो बच गया, लेकिन जब इकोनॉमी में रिसेशन आया या कोई भी प्रॉब्लम आई, बाकी सब मारे गए। सर अब तो कोविड के वजह से और ये स्ट्रांग हो गया बिलीव कि देखो सरकारी वाले अभी वही हैं, प्राइवेट वाले या बिजनेस वालों का तो क्या हाल हो रहा है। एटलीस्ट आज की डेट में। फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं। फ्यूचर में हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब इतनी सेफ नहीं रहेंगी। धीरे धीरे जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे इकोनॉमी में चेंजेस आ रहे हैं, तो आई एम नॉट श्योर फ्यूचर में क्या होगा 20-30 साल बाद। बट आज की डेट की बात करी जाए तो नो डाउट गवर्नमेंट जॉब है सेफ एंड सिक्योर। बट वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत है सर। उसको क्रैक करने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, और प्रोसेस भी बहुत लंबा है। प्रोसेस बहुत लंबा है, बहुत कम्बसम है। ये कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तरफ से सेफ्टी और सिक्योरिटी तो है बट कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मतलब होने की पॉसिबिलिटी कम है। तो आप क्या कर रहे हो, क्योंकि अगर पॉसिबिलिटी 100% होती तो ये कंफ्यूजन नहीं होता, तो ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि पॉसिबिलिटी कम है, तो आप बैकअप प्लान सोच करके चल रहे हो। सर बैकअप भी नहीं, और ये भी लगता है कि थोड़ा बोरिंग होगा कि मतलब सेम गवर्नमेंट जॉब में कुछ ऐसे, जैसे प्राइवेट में तो फिर भी थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हो। आप एक बार गवर्नमेंट जॉब में आ गए तो आप चेंज करने में डरोगे कि यार फिर से कंपटीशन कौन फेस करेगा। तो एक ये भी लगता है जो साइकोलॉजी में जैसे थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है या फिर जैसे योगा वगैरह में इंटरेस्ट आ रहा है, तो फिर यहाँ पे ना इतना कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है दिमाग में कि समझ नहीं आता। ऐसा नहीं है। डूइंग व्हाट यू एंजॉय डूइंग इज एनी डे बेटर देन डूइंग व्हाट यू डोंट लाइक डूइंग। आई एम अज्यूमिंग कि जब लोग बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की तो वो कहते हैं कोई भी मिल जाए, कैसी कोई भी। हाँ सर, यही वर्ड होता है कि पहले तो कुछ भी मिल जाए फिर देखो, कुछ भी मिल जाए, बाद में देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। काम क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं वो है, पता भी नहीं होता सर। वो पता भी नहीं होता है बहुत लोगों को, तो वो तो ज्वाइन करने के बाद पता लगता है। अच्छा ये करना है तो कि अच्छा ये करना है मेरे को, ये अब ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, वो करना है, ये रूटीन होगा, ये होगा, वो होगा, अच्छा ये यही तो है ना, हाँ ठीक है कर लूंगा, बस हो गया। तो बेसिकली वहाँ पे चैलेंजेस कम से कम है। हाँ। जब चैलेंजेस कम है तो ग्रोथ भी कम है। ऑल्दो मैं ये सब बोल रहा हूँ बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कुछ है जहाँ पे ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज भी है, बट कंपैरेटिवली जो लोगों का माइंडसेट है वो ये नहीं है कि मेरे को ग्रो करना है इसलिए मैं गवर्नमेंट जॉब में जा रहा हूँ। उनको चाहिए सेफ्टी सिक्योरिटी। हाँ यही होता है। सिंपल वे में जो इंडियन डायलॉग एक टिपिकल हर घर में चलता है, लाइफ सेट हो गई जी इसकी, तो अब हमको इस बच्चे की टेंशन तो खत्म हो गई। अगर 2 बच्चे हैं माँ बाप के तो इस बच्चे की हमको टेंशन खत्म हो गई क्योंकि इसकी तो नौकरी लग गई। अभी इसकी टेंशन है, इसको सेट करना है। राइट, सेट पता नहीं कहाँ से आया ये वर्ड। तो ये इसके पीछे की पूरी साइकोलॉजी है बिहाइंड ये जो गवर्नमेंट जॉब है। तो अब एक ऑप्शन तो आपके पास में ये है, क्या करना है क्या नहीं करना वो मैं आपको नहीं बोल रहा, बट आपको ध्यान से समझना होगा दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स क्या है। दूसरा जो आप कह रहे हो कि अभी कुछ टाइम से आपको इंटरेस्ट आया साइकोलॉजी में और अब उसमें आप अपना करियर परस्यू कर रहे हो, बट वहाँ पे श्योरिटी नहीं है कि कितना पैसा मिलेगा या मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो ये अपने आप में एक माइनस पॉइंट भी है, प्लस पॉइंट भी है। अच्छा, क्यों? क्योंकि श्योरिटी नहीं है, मतलब क्या, कम की भी नहीं है और ज्यादा की भी नहीं है। होता क्या है कि कई बार लाइफ में जिसको हम बहुत आसान रास्ता समझ रहे होते हैं ना, वो एक्चुअल में बहुत मुश्किल होता है। हाँ सर। आप बेसिकली एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हो तो आप समझते होगे ये जो बायसेस होते हैं हमारे माइंड में वो किस तरीके से काम करता है। हाँ, कंफर्मेशन बायस, बहुत सारे राइट, बहुत तरह के बायसेस होते हैं हमारे माइंड में। जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था काफी साल पहले, आपने शायद उसके बारे में पढ़ा भी होगा साइकोलॉजी की फील्ड में। उसमें क्या हुआ था कि एक साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया कि एक टेबल के ऊपर एक फ्लावर पॉट को रख दिया और सामने बहुत सारे लोगों को बिठा दिया और सबको बोला कि अब आप सोचो कि ये फ्लावर पॉट हवा में उड़ जाएगा और आपके सोचने से ये हवा में उड़ जाएगा। तो लोगों ने सबने मिल करके सोचना शुरू कर दिया, वहाँ पे कुछ म्यूजिक लगा दिया, कुछ हिम्स लगा दिए, वो बैकग्राउंड में चल रहे थे और लोग सोच रहे थे उड़ेगा उड़ेगा उड़ेगा। थोड़ी देर में वो उड़ गया। अच्छा। उड़ गया पूरा प्रॉपर, मतलब उड़ गया इन द सेंस ये अगर टेबल है तो इससे इतना ऊपर आ गया। अच्छा। तो लोग हैरान रह गए
उनको लगा कि भाई हमने सबने मिल करके सोचा तो थॉट में इतनी पावर है, जैसा नॉर्मली लोग बात भी करते हैं कि हम सबने मिल करके सोचा, उसकी वजह से ये हवा में उड़ गया। जबकि उस साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया था, पहले से ही एक मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इसको कंट्रोल कर दिया था। ओके। सेम जैसा मैजिक में होता है। हाँ। मैजिक में बहुत कुछ करते हैं लेकिन एक्चुअल में थोड़ी ना कुछ होता है, उसके पीछे साइंस होती है, कोई रियल मैजिक नहीं होता है। किसी को कार्ड देते तो ऐसा नहीं एक्चुअल में कार्ड दिया और फिर जोड़ दिया है किसी इंसान को, उसके पीछे कोई ना कोई टेक्निक होती है। अब वहां पे क्या हुआ, मजेदार बात ये हुई कि देयर वर टू लेडीज सिटिंग ओवर देयर। एक इन सब चीजों में बहुत बिलीव करती थी, यानी सुपर नेचुरल पावर्स, कि हम सोच करके जो चाहे वो कर सकते हैं। तो उस लेडी को वहां पर एक्चुअल में एक ग्रे कलर की फील्ड नजर आई। मतलब सर जो हम सोचते हैं वो ही हमें दिखने लग जाता है। हर बायस, दिस वाज हर कंडीशनिंग, जिसके बेस पर उसको कुछ दिखा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग चीज है, उसके अकॉर्डिंग हमको दिखने तक लग जाता है। वहीं पर एक और लेडी बैठी हुई थी जो कि फिजिसिस्ट थी, वो इन सब चीजों में बिलीव नहीं करती थी। उसने जब सब लोगों को देखा हैरान होते हुए, शोर मचाते हुए, तो वो सोच में पड़ गई कि सब ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो गमला तो अपनी जगह पर ही है, वो तो अपनी जगह से उठा ही नहीं है। मतलब वो एक्चुअल में गमला उठा था, बट उसको दिखा ही नहीं उठते हुए। अच्छा, उसके लिए वो गमला ही नहीं उठा, उसे वहीं पे ही दिखा। उसे वहीं पे दिखा। उसे ऐसा लगा कि वो उठा ही नहीं है, क्योंकि वो इतना स्ट्रांगली मानती थी कि ये सब चीजें बकवास है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहली वाली ने क्या किया, उसने तो इमेजिन कर लिया ऐसी एक फील्ड को, जिस भी तरह से उसने मूवीज में देखा होगा या कहीं पढ़ा होगा या सोचा होगा या पास में इमेजिन किया होगा, वो इमेजिनेशन उसके ऊपर थोप दी रियलिटी के ऊपर। इसने क्या किया कि वो जो फ्लावर पॉट था, जब वो टेबल पे रखा हुआ था, उसी इमेज को अपने माइंड में फ्रीज कर दिया। मतलब उसको वो उठता हुआ दिखा ही नहीं, बाकी सबको दिखा। ये दो एक्सट्रीम है सर, दोनों ही वैसे सही नहीं है, बट जो दोनों ने माना वो ही उन्हें दिखा एक तरह से। राइट। अब इस एक्सपेरिमेंट की बात मैंने क्यों करी, क्योंकि अब मैं जो आपको कहने वाला हूं उसका हो सकता है 1% भी आपके अंदर नहीं जाएगा। हो सकता है सर। दिस इज अ हार्श रियलिटी। क्यों? क्योंकि बचपन से ही ऐसी कंडीशनिंग हो रखी है, इस तरह का एक बायस हमारे माइंड में बैठा हुआ है गवर्नमेंट जॉब को लेकर के, कि ये बात समझ ही नहीं आएगी जो बात मैं बोलने वाला हूँ। वो मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत बार लाइफ में ऐसा होता है कि कोई रास्ता हमको बहुत आसान लग रहा होता है, वो एक्चुअल में बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब। सर ऐसा मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मैंने पूरा प्रोसेस कंप्लीट करा, मुझे लगा ये इजी होगा, बट लास्ट में सर सारे प्रोसेस करने के बाद मैं 1 मार्क से रह गई। तो मुझे लगा कि यार जब इजी प्रोसेस में ही अनसर्टेनिटी है तो हार्ड प्रोसेस ही ट्राई कर लो, बात तो एक ही है। अगर अभी आपने जो बोला है उसकी मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पर प्ले कर दूं और आपको ही सुनाऊं, तो आप देखोगे कि ये जो आपके बायसेस हैं किस तरीके से काम कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि अभी भी आपके माइंड में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है कि ये आसान रास्ता है, और वो मुश्किल है। तो जो मुश्किल है उसमें आप सक्सेसफुल कैसे होगे? आप क्या कह रहे हो, आसान में मेरा नहीं हुआ तो कुछ मुश्किल ही कर लूं। मैं क्या कह रहा हूं, मैं भी कुछ और कह रहा हूं, मैं वो कह ही नहीं रहा जो भी आप कह रहे हो या जैसे आप सोच रहे हो। मैं क्या कह रहा हूं, गवर्नमेंट जॉब बहुत मुश्किल है। उसमें सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है, ये फैक्ट है। उसके बाद में अगर आपका सिलेक्शन हो भी गया और कोई ऐसा काम आप कर रहे हो जो आपको करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो ऐसी लाइफ जीना भी बहुत मुश्किल है। यस सर। एक्चुअल में वो बिल्कुल भी आसान नहीं है। सर कंडीशनिंग ब्रेक कैसे होती है? ना होने से पहले, ना होने के बाद। नाउ योर क्वेश्चन इज कि कंडीशनिंग ब्रेक कैसे होती है? जब आप अपनी जो भी थॉट प्रोसेस है, अपने बायसेस है, उसको छोड़ करके पूरी अटेंशन के साथ, बिना किसी फिल्टर के एज इट इज सुनने लग जाते हो, एज इट इज देखने लग जाते हो चीजों, तब बायसेस ब्रेक हो जाते हैं। पॉसिबल होता है सर? 100% पॉसिबल होता है। अगर वो ब्रेक नहीं होते तो दुनिया में जो भी लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हो कैसे कर पा रहे हैं? जैसे आपने साइकोलॉजी की बात करी, अगर हम आज की बात करें या आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या होने वाला है उसकी बात करें, तो कुछ ऐसा ही होगा जैसा डेवलप्ड कंट्रीज में हुआ है। उससे अलग कैसे हो सकता है? हाँ, वहीं पे हम कैपिटलिज्म की तरफ ही तो जा रहे हैं। यस सर। तो आज नहीं तो कल जैसे जैसे हमारी कंट्री डेवलप होती जाएगी इकोनॉमिकली, तो क्या साइकोलॉजिस्ट की, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनकी नीड बढ़ेगी या कम होगी?
बढ़ेगी, बट सर अभी भी ना वो है, स्टिग्मा है कि डॉक्टर के पास तो लोग चले जाएंगे, बट अच्छे से अच्छा पैसे कमाने वाला भी ना साइकोलॉजिस्ट को जैसे ही प्राइस देखते हैं ना सर, क्योंकि 1 आवर के बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं, 1500 रुपये 1 घंटे के, तो ना उनको लगता है खुद ही सॉल्व कर लेंगे, साइकोलॉजिस्ट के पास क्या जाना, ऐसे भी होता है सर। ये जो अभी आपने बात बोली, डू यू नो इट फॉर श्योर, या ये भी आपका अपना एक बायस है? सर वैसे 1-2 एक्सपीरियंसेस फैमिली में, मतलब किसी का देखकर, हाँ सर पता नहीं अब मैं। आप कह रहे हो आपने अपनी फैमिली में किसी को देखा, आई होप आप एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हो, जहाँ पर अर्निंग ही मान लो महीने की 30-40 हज़ार या 50 हज़ार रुपए है, वहाँ पे अगर किसी को 1000-2000 रुपए 1 घंटे का देना पड़े तो कोई भी नहीं देगा, या देने से पहले 1000 बार सोचेंगे। हाँ, कोई इमरजेंसी आ जाए तो लाख रुपए भी हॉस्पिटल में दे देंगे, कहीं से भी लेके देना पड़े, बट ऐसे नहीं देंगे क्योंकि ये कोई इमरजेंसी तो है नहीं। बट कोई ऐसी फैमिली जहाँ पर ये पेरेंट्स मान लो महीने का 2-3 लाख रुपए कमा रहे हैं दोनों मिल करके या अकेले, वहाँ पर उनको 1000-2000 रुपए अपने बच्चे के नाम पे अगर देने पड़ जाए किसी साइकोलॉजिस्ट को, तो और उनके बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो क्या वो सोचेंगे? नहीं। क्या इसके लिए मार्केट है या नहीं है? हाँ मार्केट तो सर बहुत है, क्योंकि अब कोविड के टाइम पे तो और काफ़ी लोग आने लग गए थे, काफ़ी लोगों को मेंटल इश्यूज। बेसिकली देखना, ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा कि वो मुश्किल है जिसको आप आसान समझ रहे हो, या जो दुनिया जिसको आसान समझ रही है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब, वो मुश्किल है। तो आसान क्या है? आसान ये है कि कोई ऐसा काम करो जो आपको करना पसंद है, विच यू आर रियली पैशनेट अबाउट, दैट यू जस्ट सेड साइकोलॉजी, कि यू आर पैशनेट अबाउट इट, यू वांट टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ पीपल, यू वांट टू अंडरस्टैंड हाउ द माइंड वर्क्स। अब अपने आप को इमेजिन करो 10 साल बाद आप क्या करते हुए देखते हो, कि आप 1-on-1 ऑनलाइन, या आपका कोई क्लिनिक है जहां पर आप किसी से बात कर रहे हो और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, क्योंकि उसमें भी अलग अलग सब फील्ड्स हैं, कैटेगरीज हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक अलग है, क्लिनिकल अलग है, ये है वो है। तो आप कहाँ अपने आप को देखते हो? बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ पे फुल टाइम साइकोलॉजिस्ट को हायर किया जाता है, उसके अलावा फ्रीलांसिंग बेसिस पे भी आप कर सकते हो। तो कहाँ देखते हो अपने आप को 10 साल बाद? एक ऑप्शन ये है, दूसरा ये है कि आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो जिसमें कोई बुराई नहीं है, बट मे बी वो काम करना आपको पसंद नहीं है। सर पर कभी कभी डाउट आ जाता है कि आप गुड इनफ होगे या नहीं, कि आप सर जैसे आप हो सर, आप लोगों की प्रॉब्लम, आप तो साइकोलॉजिस्ट की ही तरह लगते हो, आप एकदम से समझ के पहचान लेते हो, तो ये आप कैसे कर लेते हो कि एकदम से दूसरों की बातें? तो मुझे डाउट आता है कि मैं दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर भी पाऊंगी या नहीं, क्योंकि लोगों के इतने वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तो यहाँ पे सेल्फ डाउट भी आ जाता है थोड़ा सा। ये सेल्फ डाउट अभी इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी आपको इसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ। अगर मैं भी आज से 15 साल पीछे चला जाऊं तो शायद मैं ये सब बातें नहीं कर पाऊंगा आपसे, क्योंकि मैंने कुछ स्टडी किया ही नहीं, तो मैं किस बेस पे आपसे बात करूं? हाँ, नॉलेज के बेसिस में। नंबर 1 इज नॉलेज, नंबर 2 इज एक्सपीरियंस। एक 25 साल के लड़के को इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है लाइफ में, टाइम के साथ साथ ही एक्सपीरियंस आता है। इनफैक्ट एक 20-22 साल का लड़का, तो आप कह सकते हो लड़का लड़की व्हाटएवर, वो बिल्कुल ही इमेच्योर होते हैं, मतलब दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। उनकी जो ब्रेन है वो ही इतनी डेवलप नहीं हुई है, उस ब्रेन के लेवल पे, बॉडी के लेवल पे ही इतना कुछ चल रहा है कि अभी एक स्टेबिलिटी नाम की चीज है ही नहीं। जैसे 20 साल पहले जो मैं था और आज जो मैं हूँ, अगर मैं उसको देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है। That was a different person altogether. उस पे प्यार आता है, उस पे कंपैशन आता है। सर ऐसे गुस्सा नहीं आता कि यार ये क्यों गलतियां करी, ये बिल्कुल भी नहीं, कितना, क्योंकि बिल्कुल ऐसा है ना कि अपने बच्चे को जब आप चलते हुए देख रहे हो तो क्या गुस्सा आता है वहां पे या प्यार आता है? प्यार। अरे देखो वो धीरे धीरे, नहीं अभी तो आपका बच्चा होगा ही नहीं, अभी हाउ ओल्ड आर यू? सर 23। ठीक है, तो अभी तो आप खुद बच्चे हो। हाँ। अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि 30 साल की एज में, 40 साल की एज में मैं अपने आप को कहाँ देखती हूँ, मैं कैसी लाइफ जीना चाहती हूँ? अभी नहीं कि आपकी अभी रियलिटी क्या है, ये जो सेल्फ डाउट आपको आ रहा है वो अभी के बेस पे आ रहा है ना। हाँ। बट 7 साल बाद या 10 साल बाद आपको एक ऐसी साइकोलॉजिस्ट बनने से कौन रोक सकता है जो इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग हो? कौन रोक सकता है? दुनिया की कौन सी ताकत रोक सकती है? यस सर। सोचो, अगर 1 घंटे का सेशन आपका 1000 रुपए का है, दिन में आपने 3 सेशंस भी लिए, तो एक दिन की कितनी कमाई हो गई? 3000 रुपए। महीने की कितनी हो गई? 90,000। ये डाइजेस्ट होता है? नहीं सर। ये कमाना आसान है, मुश्किल है? सर आसान है, क्योंकि एक ना सेटिस्फैक्शन भी मिलती है कि आपने किसी की हेल्प करी और
कोई बेटर फील कर रहा है। अगर मेरी बात को वेरीफाई करना हो तो प्रैक्टो पे जा करके एक बार रिव्यूज देखो साइकोलॉजिस्ट के कि नंबर ऑफ रिव्यूज कितने हैं। कई कई ऐसे मिलेंगे जिनके 500, 1000, 2000 रिव्यूज भी हैं। हर कोई तो रिव्यू देता नहीं है। कितने देते होंगे? हार्डली 10%। तो अगर किसी के 500 रिव्यूज हैं तो 5000 सेशंस प्रैक्टो के थ्रू ऑनलाइन वो साइकोलॉजिस्ट कर चुका है या कर चुकी है। 5000 मल्टीप्लाइड बाय 1000 रुपए वो चार्ज करते हैं। कितना कमा चुके हैं अब तक? सर 6 zeros आ रहे हैं। 50 लाख रुपए। तो क्या ये फाइनेंशियली इसको सक्सेस बोलेंगे या नहीं है ये? सर ये तो मतलब ज़्यादा ही है, जो हम नॉर्मल बात सोचते हैं उससे तो उतना तो हम उसमें सोच नहीं पाते। तो अब देखो, ध्यान से समझो, अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा? इसको ऐसे रखें, क्योंकि आप क्या करोगे वो आपकी कॉल है। मैं कोई नहीं होता आपको बताने वाला। बट मैं ये तो बोल ही सकता हूँ ना कि अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा। हाँ, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर। डू यू वांट टू नो? यस सर। मैं ये जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, मैं इस तैयारी को बिल्कुल बंद कर दूंगा। साइकोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट है, योगा में मेरा इंटरेस्ट है। फिटनेस में, हाँ। योगा कहे या फिटनेस कहे, फिटनेस, कि फिटनेस में मेरा इंटरेस्ट है। फिटनेस किसकी? बॉडी की एंड माइंड की। माइंड की। इससे ऊपर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपके लिए नहीं, किसी के लिए, सबके लिए। चाहे किसी के पास में 1 लाख रुपए है, चाहे 1 करोड़ है, चाहे 1 लाख करोड़ है। बॉडी की हेल्थ और माइंड की हेल्थ इससे इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। क्या ये फैक्ट है या एक इल्यूजन है? सर फैक्ट है। बॉडी की हेल्थ और माइंड की हेल्थ टाइम के साथ साथ खराब होती चली जा रही है बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन एवरीवेयर। जो हम खा रहे हैं दैट इज पोल्यूटेड, जो हम ब्रीथ कर रहे हैं हवा दैट इज पोल्यूटेड, जो हम पानी पी रहे हैं वो भी कोई नेचुरल नहीं है, नदी से निकाल के नहीं पी रहे हैं। तो सब तरफ पोल्यूशन है, जिसकी वजह से बॉडी की हेल्थ फ्यूचर में लोगों की और खराब होने वाली है। लाइफस्टाइल ऐसा है, हिल ही नहीं रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो बॉडी की हेल्थ की धज्जियां उड़ने वाली है। जितनी बॉडी की हेल्थ खराब होगी उतनी ही माइंड की हेल्थ खराब होगी। इंटरकनेक्टेड है। ऊपर से माइंड के लेवल पे इस तरह के प्रेशर्स हैं आज की डेट में लोगों के ऊपर जिसकी कोई हद नहीं है। और धीरे धीरे वो प्रेशर्स बढ़ने वाले हैं टाइम के साथ साथ। जैसे जैसे कैपिटलिज्म बढ़ेगा, बिना कंपनी से ग्रो करे गवर्नमेंट कैसे ग्रो करेगी? उनको टैक्स की रेवेन्यू कहां से आएगी? अब कंपनीज कैसे ग्रो करती हैं? जब कंपनी के जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं वो अच्छे होंगे, वो ज्यादा सेल होंगे। ज्यादा सेल होंगे। सिर्फ सेल नहीं होंगे, ज्यादा सेल होंगे। ज्यादा सेल कैसे होंगे? जब आपके अंदर अभी जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितनी भी आपकी नीड्स हैं, वो बढ़ेंगी, उसको बढ़ाया जाएगा। हाँ। हाँ। नहीं तो कंपनी ग्रो कैसे करेगी? आज जिसके पास में स्कूटर है, अगर उसके माइंड में एक गाड़ी का डिजायर प्लान नहीं किया जाएगा, जिसके पास में छोटी गाड़ी है उसके माइंड में एक बड़ी गाड़ी का डिजायर प्लान नहीं किया जाएगा, तो कंपनीज कैसे ग्रो करेंगी? और ये कंपनीज ग्रो नहीं करेंगी तो फाइनेंस सेक्टर कैसे ग्रो करेगा? कोई गाड़ी फाइनेंस क्यों कराएगा? फाइनेंस नहीं कराएंगे तो बैंकिंग और फाइनेंस सिस्टम का क्या होगा? तो इस सब की वजह से क्या होने वाला है? साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ने वाला है। हेल्थ प्रोफेशनल्स की जरूरत बढ़ने वाली है टाइम के साथ साथ। कितनी बढ़ने वाली है उसकी कोई हद नहीं है। अब मेरे लिए चैलेंज ये है कि अब इसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। हाँ। अब मैं अपनी एंट्री कैसे करूं? अब एक एंट्री बैरियर है, क्योंकि होता क्या है, अगर कोई प्रैक्टो पे जाएगा तो सबसे पहले क्या देखेगा कि जो साइकोलॉजिस्ट जिसके पास में सबसे ज्यादा रिव्यूज हैं और सबसे अच्छे रिव्यूज हैं, ना तो मेरे पास में नंबर ऑफ रिव्यूज हैं। नंबर ऑफ रिव्यूज क्या है मेरे? 0 है। जब नंबर ऑफ रिव्यूज 0 है तो क्वालिटी ऑफ रिव्यूज की तो बात ही नहीं उठती। तो मुझे क्या सीखना पड़ेगा? मार्केटिंग के रिव्यूज कहां से आते हैं, कैसे आते हैं। थोड़ा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। यस सर। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी जो क्वालिफिकेशन है यानी कि थ्योरेटिकल नॉलेज है उस पर इतना जोर नहीं दूंगा। बहुत लोग हैं इस ट्रैप में फंस वो जाते हैं। डिग्री विग्री लेते रहते हैं, सारी चीजें जमा हो जाती हैं, बट फिर कर कुछ नहीं पाते। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी बहुत पहले, पढ़ाई की लत। हाँ। उनको लत लग जाती है पढ़ने की। उनको लगता है पढ़ाई इज इक्वल टू सक्सेस, जबकि ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। इसका प्रूफ ये है कि अभी पीछे मैंने पढ़ा था कहीं न्यूज़पेपर में कि एक गवर्नमेंट जॉब निकली थी पियोन के लेवल की। हाँ, उसमें बहुत पीएचडी ऐसे लेवल लोग जो पीएचडी लेवल के लोग थे वो अप्लाई कर रहे थे। हाँ। समझ गए? हेंस सर, प्रूफ। बिल्कुल समझ आ ठीक है, गया। आगे बढ़ते हैं। तो 2 साल का मास्टर्स है, वो मैंने पूरा अपना कंप्लीट कर लिया।
अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बारीकी से समझूंगा कि इसमें जो मेन प्लेटफॉर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं ऑनलाइन में, जहाँ से कि लोग इस तरह के लोगों को ढूंढते हैं, यानी साइकोलॉजिस्ट को ढूंढते हैं। तो वो एक नहीं होगा, वो मल्टीपल होंगे। हाँ, बहुत सारे आप जैसे लोग कैसे ढूंढेंगे, गूगल में जाकर के सर्च करेंगे, तो उसके लिए मैं SEM सीख लूंगा एंड SEO सीख लूंगा। SEM मीन सर्च इंजन मार्केटिंग एंड SEO मीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो मैं कोई बहुत हाई फाई वेबसाइट नहीं बनाऊंगा, एक बेसिक सी वेबसाइट बनाऊंगा। किसके नाम से? अपने नाम से, जो भी मेरा नाम है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम .com व्हाटएवर, एक वेबसाइट बन गई। तो जैसे ही कोई गूगल में सर्च कर रहा है पूरे इंडिया से कहीं से भी, तो मैंने वर्ड्स पहले से आइडेंटिफाई किए हुए हैं। जैसे ही वो सर्च कर रहा है, वहां पे टॉप पे मेरी ऐड आ रही है, उस पर वो क्लिक कर रहा है तो मेरी वेबसाइट पे जा रहा है जहाँ पे टॉप पे मेरा नंबर दिख रहा है। वो कॉल कर रहा है तो मैं उसको बोल रहा हूँ मैं आपको एक फ्री ट्रायल सेशन दूंगा, 10 मिनट का। अगर उसके बाद में ठीक लगे तो आप सेशंस लो, नहीं लगे तो मत लो। 10 मिनट क्या, अगर मैंने आधा घंटे का भी दे दिया तो मेरा जा क्या रहा है, मेरी तो प्रैक्टिस हो रही है फ्री में। ये तो हमारी टीचर और जब मैं फ्री में दूंगा तो कोई मेरे से ये नहीं पूछेगा आपने क्या किया है, कहाँ से किया है। हाँ, वो तो ले बट फ्री में मैं उसको सेशन दे रहा हूँ, बट टेस्टिमोनियल तो मैं उससे ले सकता हूँ ना। हाँ, मेरे पास टेस्टिमोनियल्स आ गए अपनी वेबसाइट पे विद हिज और हर फोटोग्राफ कि ऐसे हैं वैसे हैं व्हाटएवर। बल्कि 10 मिनट भी क्यों, मैं तो 1 घंटे का सेशन दूंगा। हाँ, क्या दिक्कत है शुरू में? मेरे को तो अपनी प्रोफाइल बनानी है ना, और अपनी जान लगा दूंगा उस 1 घंटे में। मतलब एक्चुअल में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो मैं प्रैक्टिकली सीख रहा हूँ। फिर मैं बेसिक अमाउंट चार्ज करने लग जाऊंगा। जितना मार्केट में है या सर उससे मार्केट से बहुत कम, क्योंकि अभी मुझे क्या चाहिए, रिव्यूज चाहिए। मान लो सब लोग चार्ज कर रहे हैं 1000 रुपए 2000 रुपए, मैं चार्ज करूंगा 200 रुपए। सर पर कभी ऐसे तो नहीं लोग सोचते कि ये कम है, इसको ये अच्छा ही नहीं होगा? सोचने दो। अच्छा, ऐसा सोच करके बहुत लोग छोड़ देंगे, बट वो लोग मेरे पास में उस टाइम पे आएंगे जब मैं 2000 चार्ज करूंगा। ऐसा सोचते हैं लोग, है ना, सोचते हैं। बट मुझे वो लोग चाहिए ही नहीं ना। आपको सब तो कभी भी नहीं मिलेंगे ना। 200 रुपए पे भी आपको सब नहीं मिलेंगे, 2000 पे भी सब नहीं मिलेंगे। कुछ वहां मिलेंगे, कुछ यहाँ मिलेंगे। बट मैं बात कर रहा हूँ मैं अपना लेवल कैसे बढ़ाऊंगा। शुरू करूंगा 200-300 रुपए 400 रुपए व्हाटएवर, जो भी रीजनेबल लगे सुनने में। इतना भी कम नहीं कि 50 रुपए में शुरू कर दिया, मतलब सामने वाला कहेगा ये क्या बकवास है, ये तो बिल्कुल ही बेकार होगा। मतलब सामने वाले को ये लगा कि अच्छा मैंने 400 रुपए स्पेंड करे लेकिन मेरे को 2000 की वैल्यू मिली। फिर उसको मैं बोलूंगा कि अगर आपको एक्चुअल में वैल्यू मिली है तो प्लीज वहां पे जाकर के आप रिव्यूज पोस्ट करो। अगर वो नहीं करेगा तो बार बार उसको फोन करूंगा, अच्छा, प्लीज एक रिव्यू पोस्ट कर दो, क्योंकि वो रिव्यू मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है मुझे पता है। जब इस तरह से मेरे पास में 50-100 रिव्यूज हो जाएंगे, अब मैं अमाउंट अपना थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। सर डाइजेस्ट नहीं होता इतना। एग्जैक्टली ये जो बात आपने बोली ना, डाइजेस्ट नहीं होता सर इतना। दिस इज बायस। कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्लियर कट मैंने एक पाथ डिफाइन कर दिया है और उसको मैं देख रहा हूँ। पास्ट में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे और बहुत सारे लोगों ने इस पाथ को फॉलो किया है अलग अलग फील्ड्स में और वो सक्सेसफुल हुए हैं। तो ये शॉर्ट पाथ है, यहाँ पर फेल होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0% है। क्या आप किसी से compete इतना ऐसे कर नहीं रहे हो, आप अपने स्किल्स को? कंपटीशन ही नहीं है यहाँ पे मेरा किसी से भी। कोई पेशेंट है जिसको मेरे साथ बात करके अच्छा लगेगा, किसी को किसी और के साथ, तो मेरा कहाँ कंपटीशन है? लाइफ में मेरा कभी किसी से कोई कंपटीशन होगा ही नहीं। जैसे फोटोग्राफी में किसी को हमारी फोटोग्राफ अच्छी लगेगी, किसी को किसी और की अच्छी लगेगी, तो जिसको वहां की अच्छी लगेगी वो वहां चला जाए, जिसको हमारी अच्छी लगेगी यहाँ आ जाए। एक पिकासो नाम का भी पेंटर है, उसकी करोड़ों की भी पेंटिंग्स बिकती हैं। एक पेंटर है उसकी 2000 की भी कोई नहीं लेता है। आर्ट है ना। यस सर। ऐसे ही ये जो साइकोलॉजी है, दिस इज एन आर्ट एज वेल एज अ स्किल। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कहाँ तक जा सकते हो अपर लिमिट कोई नहीं है। तो अभी तक जितना भी मैंने कहा, आपका कुछ माइंड क्लियर हुआ? जैसे आप आए थे यहाँ पर तब आपने बोला था कि हाँ सर, मेरा काफ़ी मतलब मेरे यही डाउट्स थे मेन, जो अगर मैं बोलूँ कि यही मेरा एक मेरे से रिलेटेड तो यही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो मेरे को काफ़ी, मुझे ना सर जब मैं पढ़ती हूँ ना साइकोलॉजी, तो मुझे यही लग रहा था कि इतने सारे लोग डिग्री लेके बैठे हुए हैं, तो कैसे इसको एप्लीकेशन कैसे करना है? और बाय चांस आपने सर बिल्कुल वो ही चीज़ ही बताई है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मुझे देखना है कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करूँगी। थैंक यू सर।